Hello everyone. So we are starting off with a new chapter of surface chemistry और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बट होता क्या है कि बहुत बोरिंग लगता है लोगों को और इसलिए इस चैप्टर को ठीक से जस्टिस नहीं करते। 5 मार्क्स इसकी बोर्ड एग्ज़ाम में वेटेज है। एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का इस चैप्टर से। अपार्ट फ्रॉम दैट आसान चैप्टर आई वुड कॉल इट अ लो हैंगिंग फ्रूट, यानी आसानी से हम इस चैप्टर में मार्क्स उठा सकते हैं। बट इश्यूज़ वही हैं जो मैंने आपको बताया कि बोरिंग लगता है और इसीलिए लोग पढ़ते नहीं हैं। क्योंकि हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की हेल्प से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो मैं इस चैप्टर को और अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अगर जब पढ़ ही रहे हैं, हम यूज़ ही कर रहे हैं टेक्नोलॉजी फुल फ्लेजेड वे में, तो और ज़्यादा हम कुछ अच्छे वे में कर पाएँ। वो तो ठीक है, थोड़े से रिसोर्सेज की कमी रह गई, वैसे काफ़ी मैंने एक्यूमुलेट किए हुए हैं रिसोर्सेज, अच्छे से अच्छे वे में पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना एनिमेशन वगैरह भी इसमें हम इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। एनीवेज, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस चैप्टर। इनिशियली मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि यहाँ पर चैलेंज दूसरा रहता है इस चैप्टर में कि यू विल फाइंड इट क्वाइट बोरिंग इन नेचर। तो अगर आप उस चीज़ को थोड़ा इनिशियल उसको ओवरकम कर पाएँ तो फिर कोई प्रॉब्लम उतनी नहीं होनी चाहिए। इस चैप्टर में आसान चैप्टर है, मैं ये बोल सकता हूँ, छोटा भी है आसान भी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर। तो आप क्या है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि कुछ देर आर सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर विच आर रिलेटेड टू इट्स सरफेस। बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सरफेस से रिलेटेड होती हैं। सरफेस किसे कहा जा रहा है? सरफेस इज एन इंटरफेस बिटवीन सॉलिड, ठीक, एंड गैस। यानी जैसे सपोज करिए ये कोई सॉलिड है, इफ दिस इज़ अ सॉलिड, और ये यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये जो ऊपरी जो लेयर है, ये ऊपरी लेयर ये क्या कहला रही है? सरफेस कहला रही है। ये सॉलिड और गैस के बीच का इंटरफेस, या फिर सॉलिड और जो सॉल्यूशन है, ये कोई सॉलिड डाला गया था सॉल्यूशन के बीच में, तो उसके बीच का जो ये इंटरफेस है ये भी सरफेस कहला रहा है। इट इज़ रिटन बाई बल्क फेज सेपरेटेड बाई हाइफन। कलर मैं चेंज कर ले रहा हूँ, ये कुछ डार्क नहीं लग रहा है मुझे, ठीक। So it is represented by bulk phase separated by hyphen. For example, solid gas, solid liquid. ये bulk phase क्या होता है अभी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक। जो सरफेस होता है वो कुछ ही बस मॉलिक्यूल्स का बना हुआ रहता है, मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स कहने से उसकी थिकनेस जो है बस कुछ मॉलिक्यूल्स की रहती है, तो बहुत कम ही उसकी थिकनेस रहती है, ठीक। एंड एरिया, इट्स एरिया इज डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ पार्टिकल इन द बल्क फेज। इन केस ऑफ गैसेज सच एन इंटरफेस डज नॉट एग्जिस्ट एज गैसेज आर कंप्लीटली मिसिबल, ठीक। गैसेस के केस में वो कोई अपना सरफेस नहीं बना पाती हैं, तो इसलिए जो ये सरफेस केमिस्ट्री है ये हम पढ़ेंगे कि सॉलिड ही सरफेस प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा थ्योरी रहेगी और ये मैंने कुछ अच्छे रिसोर्सेज से, बुक्स से, एनसीईआरटी से यहाँ पर सब आपके सामने थ्योरी दी हुई है। तो क्लास में जब हम पढ़ रहे होते थे तो जनरल बातें करते हैं और फिर कुछ उसमें डिक्टेट करने वाला पोर्शन होता है, उसे बताते हैं कि ये भाई डिक्टेट करना है, ऐसे आप डिक्टेट करिए। यहाँ पर क्या होगा कि जो जो डिक्टेट करने वाली चीज़ें मैं बोलूँगा कि ये अब देखिए आपको कॉपी में लिखने। फिर से एडवाइजेबल ये रहेगा कि ये नोट्स तो आपको मिल जाएंगे, बट ज़्यादा बेहतर वही होगा कि जो की पॉइंट्स हैं वो आप अपनी कॉपी में लिखते चलें। इट हैज़ बीन साइंटिफिकली प्रूवन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन बिफोर द एग्ज़ाम, जो चीज़ हम जल्दी से और अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं वो है जो हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि ख़ुद के लिखे हुए होते हैं और लिखते टाइम भी बहुत समझ में आती है चीज़ें। तो नोट्स तो आप डेफिनेटली बनाएं। बाकी ये सारी चीज़ें एक हेल्प हैं कि ठीक है, हम क्लासरूम वाले वे में नहीं पढ़ पा रहे ड्यू टू दिस पैंडमिक सिचुएशन, तो अब हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ रहे हैं। हम मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारे इंस्टीट्यूट की लॉन्च हो गई है और कुछ टाइम में फिर उसी के थ्रू आप वीडियोस अपने देख पाएंगे। लाइक दिस द फर्स्ट क्लास, सो आई डोंट नो, बट अभी आने वाले टाइम में तो यही होने वाला है कि मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही जो स्टूडेंट होंगे हम आप डाउनलोड करेंगे, इंटरनेट पे भी कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं और उसके थ्रू आप देख पाएंगे वीडियो, ठीक।
तो अब यहाँ पर लिखने वाली चीज़ क्या है वो मैं बता रहा हूँ इसको, ये इस चीज़ को आप, ये हमारी डेफिनेशन आ रही है, व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, ये डेफिनेशन आ रही है, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट अकर्स एट दिस इंटरफेस इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। एट दिस जो लिखा हुआ है, प्रोनाउन यूज़ हो रहा है किसके किसके बीच में, एक बल्क फेज के बीच में और जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनके बीच में, बल्क फेज और मॉलिक्यूल के बीच में। फिर ये भी जो है वो क्या कहते हैं कि आपके लिख सकते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री आर फाउंड इन कैटालिसिस, इलेक्ट्रोड प्रोसेस, क्रिस्टलाइजेशन, क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप, डिटर्जेंट, ये सब आपके एप्लीकेशन है। ये एक अच्छी एप्लीकेशन नहीं, ख़राब एप्लीकेशन है। रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन भी जो है वो एक अनडिज़ायरेबल चेंज है जो कि सरफेस पर हो रहा होता है, तो जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेथड्स टू प्रिवेंट कोरोजन पढ़ते हैं, बट ये आपके, हम यहाँ पे अभी स्टार्ट किया, पहला पैरा पढ़ा हमने, कुछ नहीं समझ में आया, अभी 15-20-25 मिनट पेशेंस रखना होगा आपको, तब ज़रा चैप्टर जाके खुल कर आएगा। कंसेप्चुअल है इसमें भी बातें, नो डाउट मैं बनाऊँगा कंसेप्चुअल, बट अभी शुरुआत में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा चैप्टर में। ठीक, तो अभी ये डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट द सरफेस, इट इज़ नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। ठीक, अब ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं और चिपकते हैं, सरफेस पे मॉलिक्यूल्स आके जो चिपकते हैं, बस सिर्फ सरफेस पर ही चिपकते हैं, तो उस फिनोमिना को हम एक नाम देते हैं, क्या, एडजॉर्प्शन। Adsorption, that phenomena is known as adsorption, adsorption। ठीक, तो adsorption क्या है, ये देखिए, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले एक वर्ड आया था जिसको हम समझे नहीं थे कि बल्क किसे किसे बोलते हैं या क्या है, वो यहाँ पर ये चीज़ है। देखिए ये हमारा कोई सॉलिड सरफेस था, ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, और ये इसका अंदर वाला जो हिस्सा है, अंदर वाला हिस्सा, वो अंदर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, बल्क। अंदर वाला हिस्सा क्या कहला रहा है, बल्क। और ये बाहरी जो हिस्सा है, बाहरी हिस्सा वो क्या कहलाता है, सरफेस। तो अंदर वाला हिस्सा बल्क कहलाता है, बाहरी हिस्सा सरफेस कहलाता है। ठीक, अब आइए एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन देखते हैं, एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन। ठीक, और ये ऑफ कोर्स हमको लिखनी भी होगी, इतनी लंबी चौड़ी नहीं, मगर एक लाइन यहाँ जहाँ एडजॉर्प्शन आ रहा है ये। ठीक, द फिनोमिना ऑफ एसिमिलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन of any species at the surface of a solid or liquid as compared to that present in the bulk of material is called as, या is known as adsorption, adsorption। अगर मैं इसको अपने आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो adsorption, A-D-D-A-D-D-A-B नहीं, A-D, adsorption, एडजॉर्प्शन। ठीक, तो ये क्या है एग्जैक्टली आप समझिए, एडजॉर्प्शन क्या है। ठीक, एडजॉर्प्शन क्या है, इसको आपको समझना रहेगा। ये देखिए, ये जो हमारा सरफेस है, जो हमारा ये सरफेस है, आपके इस सरफेस में ये अंदर वाला ये बल्क है, बाहर वाला आपके जो सरफेस है, मतलब ओवरऑल सॉलिड है, सॉरी सरफेस नहीं बोल रहा हूँ, सॉलिड है, ये अंदर वाला हिस्सा बल्क है, बाहर वाला ये सरफेस है। ठीक, तो ये आप देखिए कि मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ बस बाहरी हिस्से में, गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो बाहरी हिस्से में ही आके, बस बाहरी हिस्से में आके वो आपके अटैच हो रहे हैं, बाहरी हिस्से में आके वो बाहरी हिस्से में इधर यहाँ पर अटैच हो रहे हैं। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। दिस फिनोमिना इज नोन एज, इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक, तो the phenomena of assimilation of higher concentration of any species at the surface of solid or liquid as compared to that present in the bulk of material is known as
एडजॉर्प्शन, उसको हम एडजॉर्प्शन बोलते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं एडजॉर्प्शन के। ठीक, some examples of absorption are accumulation of dust on our skin when we travel in region of heavy traffic, in the car windows roll down। कार में हम जा रहे होंगे, बाहर बहुत धूल मिट्टी है, तो हमारे यहाँ स्किन पे भी आप देखते हैं यहाँ पर टिश्यू पेपर से साफ़ करेंगे तो कुछ अजीब सा ब्लैक सा मटेरियल रहता है, इधर ही लगा हुआ रहता है। ठीक, फिर मास्क वगैरह आते हैं, वो आपके गैस मास्क आते हैं, वो पार्टिकल्स को बाहर ही रोक लेते हैं, तो दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट किसे कहते हैं, ये देखिए इसी एग्जाम्पल, इसी इलस्ट्रेशन से समझते हैं, डोंट वरी। ठीक, ये देखिए, जब जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं बाहर से, गैस के मॉलिक्यूल्स या अदरवाइज चिपकने के लिए, जो बाहर से जो चिपकने के लिए सरफेस पर आ रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। ठीक, अब और जो मॉलिक्यूल अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आइए भाई हमारे बाहरी सरफेस पर आके आप चिपकिए, आइए हमारे बाहरी सरफेस पर आके आप चिपकिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्बेंट। तो जो बाहर से आ रहे हैं दे आर नोन एज एडजॉर्बेट, और जो सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर नोन एज एडजॉर्बेंट। Definition, let us have a look at definition, then we'll have a look at mnemonic. The solid or liquid, the solid or liquid on whose surface gas or liquid is adsorbed is called adsorbent या फिर सबस्ट्रेट। यानी जो अब लोग अपना सरफेस प्रोवाइड करें जिन पे बाहर से मॉलिक्यूल्स आके चिपकें, वो क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेंट। और जो चिपकने वाले मॉलिक्यूल हैं, जो बाहर से आ रहे हैं और चिपक रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेट। द गैस और द सॉल्यूशन विच गेट्स एक्यूमुलेटेड टू द सरफेस इज कॉल्ड एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। तो ये देखिए, जो लोग बाहर से आ रहे हैं चिपकने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेट। और जो अपना सरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि आइए हमारे सरफेस पर आके चिपकी, वो क्या कहलाते हैं, एडजॉर्बेंट। अब एज अ स्टूडेंट मुझे क्या प्रॉब्लम हुई थी कि एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट याद रख लिया, मगर क्रॉस कनेक्शन कर दिया हमने, क्योंकि इतने कंफ्यूजिंग से मिलते जुलते नाम है। तो क्रॉस कनेक्शन क्या कि यार एडजॉर्बेट किसे कहते थे, वो जो सरफेस देता था या जो आके चिपकता था, एडजॉर्बेंट किसे कहते थे, जो सरफेस प्रोवाइड करता था या जो बाहर से आके चिपकता था, कन्फ्यूज़ कर जाते थे। तब उसका सल्यूशन क्या है, उसका सल्यूशन इनके नाम में ही छुपा हुआ है, नाम में ही छुपा हुआ है, नाम में ही। ठीक, एडजॉर्बेट, एट, एट, एट। ठीक, जैसे बारात आई है, बारात बाहर से आती है, तो बाराती आते हैं, किस लिए आते हैं, बाराती खाना खाने आते हैं। ठीक, हम तो बारात में इसीलिए गए, एक बारात को छोड़ के अपनी जो थी, बाकी में तो खाना खाने ही गए, एक बारात में कुछ लेने के लिए गए थे। ठीक, तो यहाँ पर एडजॉर्बेट जो है, जो बाहर से आ रहे हैं, एडजॉर्बेट के एंड में एट है, एट, 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 एट। ठीक, तो ये एट लगा हुआ है, तो यानी ये बाहर से आएंगे खाना खाने के लिए, खाना खाने के लिए बाराती हैं, बाहर से आएंगे। तो उससे आप याद रखिए, जो बाहर से आ रहे हैं सरफेस पे चिपक रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेट। ठीक, फिर एडजॉर्बेंट, 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 एडजॉर्बेंट एंड में आ रहा है एंट, यानी ये है टेंट। तो अब लड़की वाले टेंट लगा रहे हैं भैया, इंतज़ाम कर रहे हैं कि आइए अभी बाराती आएंगे, बाहर से आएंगे, टेंट वेंट लगा के सब डेकोरेशन कर रहे हैं वहाँ पे। तो एडजॉर्बेंट में आ रहा है एंट, से मिल रहा है टेंट। तो वहाँ पर आपको समझना है कि एडजॉर्बेंट उसको बोलते हैं जो सरफेस प्रोवाइड करता है। एडजॉर्बेट
जो बाहर से आ रहा है, एड्जॉर्बेंट जो सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, एड्जॉर्बेंट क्या है, ठीक, कि द सॉलिड और लिक्विड हुज सरफेस on whose surface gas liquid is adsorbed is called adsorbent, जो surface provider है, और जो लोग आके चिपक रहे हैं वो adsorbate है। ठीक, अब ये देखिए, ये एड्जॉर्प्शन एक अलग चीज़ है और एब्जॉर्प्शन एक अलग चीज़ है। उसी के लिए डायग्राम बना हुआ है हमारा, एड्जॉर्बेट एड्जॉर्बेंट, आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक, उसी के लिए हमारा एक डायग्राम बनाया हुआ है, आइए उसको हम समझते हैं। तो लेट मी क्लियर ऑल दिस क्लटर। ये देखिए, ये जो है दिस इज एड्जॉर्प्शन। ये डायग्राम जो बना हुआ है, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड, ये डायग्राम जो बना हुआ है वो किसके लिए एप्ट है, एडजॉर्प्शन। और ये जो डायग्राम बना हुआ है ये लाइक दिस इज अ नॉर्मल डायग्राम, और ये क्या है, जो नॉर्मल हम अभी तक इंग्लिश का वर्ड पढ़ते आए थे, एब्जॉर्ब करना, सोखना, अंदर जज्ब करना, समा लेना। आइए इसको ज़रा समझते हैं। एड्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड इट डिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन केवल सरफेस पर हो रहा है, देखिए भाई देखिए, केवल सरफेस पर हो रहा है, ओनली एट द सरफेस। एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमिना एंड इट डिफर्स फ्रॉम एब्जॉर्प्शन which is a bulk phenomena in which concentration of molecular species is uniformly distributed throughout the body of solid or liquid। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ गया है एब्जॉर्प्शन के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। एब्जॉर्प्शन का एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, एब्जॉर्प्शन का एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। एब्जॉर्प्शन के लिए ये देखिए हमारे पास में ये रही हमारी डेफिनेशन, एब्जॉर्प्शन के लिए ये रही हमारी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है हमारी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है, इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। बल्क मतलब अंदर भी बाहर भी, मेनली अंदर। एब्जॉर्प्शन अंदर की साइड पे चीज़ें जज्ब होंगी, एब्जॉर्ब होंगी। इज़ अ बल्क फिनोमिना इन कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी ऑफ सॉलिड और लिक्विड। पूरी बराबरी से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चीज़ों का, तो वो एब्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन में केवल वो सरफेस पे काम हो रहा है, ओनली एट दी सरफेस। ठीक, और एब्जॉर्प्शन में थ्रू आउट, बल्क में भी और ऊपर भी नीचे भी हर तरफ हो रही हैं। ठीक, तो ये एड्जॉर्प्शन का डायग्राम है, ये एब्जॉर्प्शन का डायग्राम है। घबराना नहीं है, यहाँ में बहुत कुछ बोल गया, आपको लिखने वाली चीज़ ये है। ठीक, वो तो ऊपर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। एक तरफ क्या है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, एब्जॉर्प्शन। एक तरफ क्या है जो नया शब्द, नया वर्ड इस चैप्टर में सुनने को मिला है, एडजॉर्प्शन। क्या क्या है आइए देखते हैं। ठीक, एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना इन विच कंसर्न, अभी ये डेफिनेशन थी, उधर चाहे डेफिनेशन मत लिखिए, उधर डेफिनेशन तो इधर अपने आप ही आ गई। एब्जॉर्प्शन इज अ बल्क फिनोमिना इन विच concentration of molecular species is uniformly distributed throughout the body of solid or liquid। देखिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों से, बहुत ज़्यादा इंटाइसिंग लगेगा कि अरे लेक्चर सुन लेते हैं, सर से नोट्स मांग लेंगे, बस हो गए तैयार। नहीं, फ़ायदा नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चैप्टर आपको एकदम प्रॉपर वे में पढ़ाया जा रहा है, यानी जो हमारे चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हम रियलाइज़ करेंगे कि भाई सरफेस केमिस्ट्री बच्चा पूरे से पढ़ ले, एनसीईआरटी ग्रिप में ले ले, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर ले, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर ले और चैप्टर तैयार हो जाए। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको नोट्स बनाने होंगे, पढ़ना होगा। तो ये नोट्स भले ही बहुत अच्छे हों, कितने ही अच्छे हों नोट्स, ये कितने ही अच्छे हो, एग्ज़ाम में ये नहीं काम आएंगे। एग्ज़ाम में जो आपने अपने हाथ से चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आप, उनके लिए आप ज़्यादा रिसेप्टिव होंगे। तो प्लीज़ 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 आपके मन लगा के ध्यान से पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए। लेक्चर सुनना एक अलग चीज़ है, नोट्स बनाना एक अलग चीज़ है। नोट्स बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में। अभी के लिए मान लिए लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है, कोई बच्चा एक नोट्स नहीं बना रहा, कोई दूसरा कह रहा है अरे नोट्स क्या है यार,
मैंने तो जो है वो क्या कहते हैं कि सर से वो मांग ली थी, PDF फाइल मांग ली। देखिए यहाँ तो मैं सब एनोटेट करता रहता हूँ, उसकी सेम कॉपी में बना के रखता हूँ। जो पढ़ाना है अभी कोई बच्चे मांगेंगे तो उनको भेज दूँगा, क्योंकि यहाँ तो पूरा ऊपर नीचे सब कुछ कर दिया। ठीक, इसको मैं बिल्कुल ये प्लेन बना के रखता हूँ और ये भेजूँगा भी मैं। बट तब भी मैं कहना चाहूँगा कि इसको आप इस तरीके से लें कि हमारे हाथ के जो नोट्स हैं वो काम आएंगे हमारे ज़्यादा। इसको मदद के लिए तो आप यूज़ कर लेंगे, हमने सर से नोट्स मांग लिए थे, हमें सॉफ्ट कॉपी मिल गए। बट फ़ायदा तभी होगा भाई जब आप अपने नोट्स बनाएंगे, क्योंकि उसी से पढ़ने में बाद में फ़ायदा नज़र आएगा। अभी तो नहीं, अभी तो कोई कहेगा अरे तुमने पढ़ा, मैंने भी पढ़ लिया, सर से नोट्स मांग लिए तो पढ़ लिया, बहुत अच्छा रहा, तुमने फालतू में नोट्स बनाया यार। बट 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जिसने हमारे नोट पर ऐसे ही पढ़े होंगे उसको वो फ़ायदे में नहीं रहेगा। रिटेंशन उसका ज़्यादा रहेगा जो अपने हाथ से लिख रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि लिखने में जो है वो क्या कहते हैं कि पढ़ते हैं समझते हैं 10 बार, वो रिटेन होता है। हमें चीज़ें अपने यहाँ ले जानी है, प्लीज़ यहाँ ले जानी है, तो वही मेन है। एडजॉर्प्शन, ठीक, एडजॉर्प्शन फिनोमिना ऑफ एसिमिलेशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ एनी स्पीशीज एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड एज कंपेयर टू दैट प्रेजेंट इन बल्क। बल्क, आई होप अब इसका मतलब समझ में आया होगा कि अंदर का हिस्सा, ये अंदरूनी हिस्सा, ये क्या कहलाता है, बल्क। तो बल्क में तो भैया कोई आया नहीं, सब बाहरी हो गए, बाहरी चिपक गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन, ठीक। फिर ये अब एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे होता है और इक्विलिब्रियम अटेन करने में टाइम लगता है। इक्विलिब्रियम का मतलब कि अब भाई जितना होना था एब्जॉर्प्शन अब हो गया, अब नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड बैकवर्ड बराबर हो गए, उसमें टाइम लगता है। बट एडजॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा तेज़ है और इक्विलिब्रियम कम टाइम में अटेन कर लिया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा टाइम लगता है, यहाँ कम टाइम लगता है। ठीक, एग्जाम्पल है अमोनिया पानी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब का मतलब भैया अंदर चली जाती है पानी में, वो अंदर चली जाती है पानी में, पानी के अंदर घुस जाती है और वो एक कंपाउंड बना लेती है। बट चारकोल अगर आप लेंगे तो उस पे वो बस बाहर आके अमोनिया एडजॉर्ब होती है। तो ये एडजॉर्प्शन है और ये पूरा अंदर चले जाना एब्जॉर्प्शन है। ठीक, एडजॉर्प्शन के पॉइंट हम अगर देखें तो एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट किसे बोलते थे, एंट, टेंट जो सरफेस प्रोवाइडर हो, चारकोल या मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट यूज्ड इन गैस मास्क एडजॉर्ब दीज गैसेज एंड प्रिवेंट देयर इनहेलेशन। वो सांस वो वहीं पे रोक लेते हैं, अपने से चिपका लेते हैं, तो सांस में अंदर नहीं जाती, नुकसान करती हैं क्योंकि। ठीक, अब यहीं पर आपके फिनोमेना आ रहा है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन, इस डायग्राम को देखिए, ये मैंने खुद बनाया हुआ है। ठीक, अगर चीज़ें सिर्फ सरफेस पर चिपक रही हों तो वो क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। अगर चीज़ें सिर्फ अंदर हो, बल्क में हो और सरफेस पे नहीं हो तो वो क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन। और अगर दोनों जगह हो, सरफेस पर भी हो और बल्क में भी हो, दोनों जगह हो, तब वो वर्ड क्या कहलाता है, सॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन ओनली सरफेस, एब्जॉर्प्शन ओनली बल्क, सॉर्प्शन यानी बोथ सरफेस एज वेल एज बल्क। ठीक, आइए सॉर्प्शन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक, सॉर्प्शन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस इन विच बोथ एब्जॉर्प्शन and adsorption takes place, both absorption and adsorption takes place, दोनों काम हो रहे हैं भाई साहब, एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, अंदर भी जा रहे हैं, और एड्जॉर्प्शन भी हो रहा है, सरफेस पर भी जा रहे हैं। ठीक, अब इसका एक उल्टा वर्ड है, उल्टा सॉर्प्शन का उल्टा वर्ड है डिजॉर्प्शन। डिजॉर्प्शन जो कि सॉर्प्शन का उल्टा, डिजॉर्प्शन को अभी बाद में समझेंगे। ठीक, सॉर्प्शन के उन्होंने एग्जाम्पल समझाया, एग्जाम्पल समझाया, एग्जाम्पल समझाया। कैसे एग्जाम्पल, ये देखिए, सपोज करिए कोई पानी, ये हमारा पानी है, नीला वाला पानी है, इसमें इंक विंक डाल दी हमने, ये पानी है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमने एक चौक डाल दी, ये चौक। तो जो अब चौक क्योंकि अंदर डाल दिए तो पानी तो अंदर जाएगा, बट जो उसमें ब्लू कलर के जो इंक के फ्रैगमेंट्स हैं वो सिर्फ ऊपर की तरफ,
ऊपर की तरफ आपके एड्जॉर्ब होंगे। पानी तो अंदर भी चला जाएगा, इवन चौक अंदर से भी नम हो जाएगी, मगर चौक अंदर से नीली नहीं होगी, क्योंकि जो ब्लू पार्ट है, इंक है, वो सिर्फ एड्जॉर्ब होगी चौक के बाहरी सरफेस पे। ठीक, तो यही देखिए समझाया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चौक इज डिप्ड इन इंक, द कलर ऑफ इंक इज एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस। नीला कलर सिर्फ जो चौक है उसके सरफेस पर आएगा, मगर पानी जो है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, वो तो पूरी चौक को गीला कर देगा। तो गीली तो पूरी चौक हो गई, मगर नीली सिर्फ बाहर से हुई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप चौक को तोड़ेंगे तो अंदर से अभी भी वो सफ़ेद ही नज़र आएगी। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल और दिया है, खाना वाना बनाने में आप हल्दी डालते हैं तो वो आपके जो खाने के में के तो वो सरफेस पे भी जाती है, अंदर भी जाती है, बट वो यूटेंसिल्स जो फ्राइंग पैन रहता है उसके सिर्फ सरफेस पर ही जाती है। तो ये क्या हो गया हमारा सॉर्प्शन। सॉर्प्शन डिजॉर्प्शन है ये, इसको अभी थोड़ी देर के बाद में देखेंगे, अभी से 10-15 मिनट बाद अपने आप ही समझ में आएगा। तो एड्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन क्यों हो रहा है? एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म क्या है और एड्जॉर्प्शन होने की वजह क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक, देखिए अब यहाँ से छोटे छोटे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए पेशेंस रखना जरूरी। कहेंगे सर इतना बड़ा ये क्या पूरा पैराग्राफ लिखना है? नहीं, जो मैं बताऊंगा वही लिखना है, मगर समझना तो पूरा ही। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा, यही समझा दे रहा हूँ, वरना ऐसे समझ ही में नहीं आया कभी। बुक से आप पढ़ के कौन सा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था वो खींच ही नहीं पाएंगे, बट हम खिंचवा रहे हैं। एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ठीक, ड्राइविंग फोर्स क्या है एड्जॉर्प्शन की? ठीक, अनबैलेंस्ड रेजिडुअल फोर्सेस एट द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। अनबैलेंस्ड फोर्सेस का होना सरफेस और लिक्विड पे। कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए जब भी कोई अगर मॉलिक्यूल रहता है, अगर वो अंदर है बल्क में, वो अंदर है बल्क में, अंदर है, तो उस पर चारों तरफ से बराबर फोर्सेस लग रही हैं। बट अगर वो सरफेस पर है तो इधर वाली फोर्स को तो इसने बैलेंस कर लिया, मगर नीचे वाली फोर्स को कोई ऊपर इधर बैलेंस करने वाला नहीं है, तो नेट अट्रैक्टिव फोर्सेस लगती हैं मॉलिक्यूल पे अंदर की तरफ। यही इन्होंने बताया हुआ है। ठीक, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट एट द सरफेस आर अट्रैक्टेड बाय अदर मॉलिक्यूल्स ओनली फ्रॉम बिलो नेट इनवर्ड फोर्स एंड फ्रॉम द साइड्स, unlike the molecules inside the bulk which are attracted uniformly from all sides। तो जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है उसको एक अंदर की तरफ खिंचाव महसूस होता है। ठीक, तो यही लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस टेंड्स टू मूव इनवर्ड where force of attraction are uniform from all sides। where force of attraction are uniform from all sides, वो अंदर की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक, as a result of these residual forces the surface of solid or liquid is in a state of strain and has tendency to attract and retain molecules of another species, thus creating an excessive concentration at the surface। ठीक, तो जो सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो चाहते हैं अपनी तरफ किसी को अट्रैक्ट करना, कि हम हमारे पे नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम खींचे अपनी तरफ। ठीक, ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस, एड्जॉर्प्शन reduces these residual forces and this results in decrease in surface energy which appears in the form of heat। very important। एड्जॉर्प्शन जब सरफेस पर होता है, ये लिखने वाली बात है, बहुत कंसेप्चुअल पॉइंट। एड्जॉर्प्शन रिड्यूसेस रेसिडुअल फोर्सेस यानी सरफेस वाली फोर्सेस। ठीक, और एड्जॉर्प्शन की वजह से देयर इज़ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। एड्जॉर्प्शन की वजह से हीट रिलीज होती है। वो हीट को अभी समझाऊंगा मैं अभी 5-7 मिनट बाद ही थर्मोडायनेमिक्स में। एड्जॉर्प्शन रिड्यूसेस रेसिडुअल फोर्सेस एंड डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी विच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। दिस, ये जो हीट जो रिलीज हुई है क्या कहलाती है? हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन। और याद रखना है द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक। एड्जॉर्प्शन जब होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स आइए समझते हैं। बहुत इजी आर्टिकल, डोंट वरी, आसानी से समझ सकते हैं हम इस आर्टिकल को। ये देखिए, जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान दें, प्लीज़ ध्यान दें, एवरीवन ध्यान दें। जब एड्जॉर्प्शन हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल, वो गैस के मॉलिक्यूल जो अभी तक वेले थे,
वो अब सरफेस पर आके चिपक रहे हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल आराम से बोल सकता हूँ कि एड्जॉर्प्शन की वजह से देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। एड्जॉर्प्शन की वजह से देयर इज डिक्रीज इन एंट्रोपी। मैं फिर से बताता चलूँ यहाँ पे क्या चीज़ लिखनी है, मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्या चीज़ लिखनी है, नीली वाली चीज़ लिखनी है, बाकी तो सिर्फ समझने वाली थी। नीली वाली चीज़ लिखनी है कि एड्जॉर्प्शन रिड्यूसेस द रेजिडुअल फोर्सेस ऑन द सरफेस, ये लिखें। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, ये लिखें। और इट इज़ एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये लिखें। ठीक, बस ये 3 चीज़ लिखनी है एड्जॉर्प्शन मैकेनिज्म में, और कुछ नहीं। पूरा पैराग्राफ नहीं, ये 3 पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं। आपको बताया था हर जगह कि क्या लिखना है वो मैं बताऊँगा, तो ये लिखना है। ऑफ कोर्स ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है। ऑफ कोर्स आपको सॉर्प्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है। जी हाँ, आपको सॉर्प्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है। ठीक, सॉर्प्शन की डेफिनेशन भी लिखनी है। ये ऑफ कोर्स आपको ये डिफरेंसेस लिखने हैं अपनी कॉपी में। ठीक, ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको ये वाली डेफिनेशन भी जो ब्लू में है वो लिखनी है। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। वो मॉलिक्यूल जो फ्री फोकट के थे वो अब आके सरफेस से जाके चिपक जा रहे हैं, और क्योंकि सरफेस से जाके चिपक जा रहे हैं तो उनकी इंट्रोपी कम हो जा रही है। तो डेल्टा एस जो है वो क्या है, एड्जॉर्प्शन के दौरान निगेटिव। देखिए डेल्टा, ये इंट्रोपी चेंज क्या होता है, मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो पहले आप फ्री फोकट के थे, अब आपको सरफेस पे चिपक के रहना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली आपकी रैंडमनेस में कमी आई है। तो डेल्टा एस क्या है, निगेटिव। अब देखिए अभी समझ में आएगा। टेम्परेचर तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब ये देखिए निगेटिव हो गया, बाहर ये माइनस का साइन है, तो हर हाल में अब ये वाली चीज़ क्या हो चुकी है, पॉजिटिव। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि डेल्टा एस निगेटिव है, बाहर माइनस का साइन लगा हुआ है, टी तो होता ही पॉजिटिव है, तो अब ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो मुझे ख़तरा है कि कहीं मेरा डेल्टा जी भी पॉजिटिव ना हो जाए। तो डेल्टा जी को पॉजिटिव होने से बचाने के लिए अब सिर्फ एक ही शक्तिमान है मेरे पास, डेल्टा एच। कि डेल्टा एच को हर हाल में क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो यानी एक्सोथर्मिक होना एड्जॉर्प्शन का मजबूरी। अगर वो नहीं होगा एक्सोथर्मिक तो डेल्टा जी ही क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा एड्जॉर्प्शन का, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच को निगेटिव होना पड़ता है, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एस तो क्या है, पॉजिटिव है। माइनस टी डेल्टा एस क्या है, क्योंकि डेल्टा एस निगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस टी डेल्टा एस इज पॉजिटिव। खतरा है कहीं डेल्टा जी भी पॉजिटिव नहीं हो जाए, तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग तब प्रोसेस क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक, तो आइए इसी को पढ़ते हैं हम। यही आपको लिखना है यहाँ पर, अभी इसमें से बता दूंगा, पहले इस आइए समझते हैं। ठीक, सिंस द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, हाँ वो सरफेस पर आगे चिपक रहे हैं, इट इज़ ऑलवेज अकम्पनीड बाई डिक्रीज इन एंट्रोपी। ये इनफैक्ट लिखने वाली लाइन है, ये इनफैक्ट लिखने वाली लाइन है। ठीक, कि प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन रेस्ट्रिक्ट मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इट इज़ अकम्पनीड बाई डिक्रीज इन एंट्रोपी डेल्टा एस। ठीक, अब सिंस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एड्जॉर्प्शन को तो फिर एक्सोथर्मिक होना ही पड़ेगा, क्योंकि जब डेल्टा एस आपके निगेटिव हो गया तो माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया, तो अब तो डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच को निगेटिव होना पड़ेगा। सिंस एड्जॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इज ऑल्सो निगेटिव। ठीक, फॉर डेल्टा जी टू बी निगेटिव इट फॉलोज दैट डेल्टा एच मस्ट बी सफिशेंटली हायर दैन एस। सफिशेंटली हायर इसलिए क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक, तो एज एन एड्जॉर्प्शन प्रोसीड डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस निगेटिव। फिर ये अभी पढ़ते हैं। खैर यहाँ से 100 बात मुझको क्या पता चली, भी कॉपी में लिखनी है मुझको। कॉपी में क्या बात लिखनी है कि थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, ठीक, लिखेंगे कि ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन, ये जो नीला ऊपर लिखा हुआ है कि अकम्पनीड बाई डिक्रीज इन एंट्रोपी, ये लिखना है। फिर नेक्स्ट चीज़ क्या लिखना है कि ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन डेल्टा एच इज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हमेशा रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो ये भी एक उसका बहुत डिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रहने वाला है एड्जॉर्प्शन का, कि एनर्जी उसके अंदर रिलीज होती है।
एनर्जी इज रिलीज। ठीक, अब देखिए इसको समझिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस आपको बता दिया कि ये नेगेटिव है, माइनस टी डेल्टा एस पॉजिटिव हो गया। जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन होता है तो शुरुआत में तो खूब एक्सोथर्मिक होता है प्रोसेस, धीरे धीरे डेल्टा एच कम निगेटिव होता जाता है। तो अगर एक टाइम ऐसा आ गया कि डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस ये हो गया अगर, तो फिर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और तब हम कहेंगे कि हम कहाँ पर रीच कर गए हैं, एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। तो फॉर एड्जॉर्प्शन इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ एड्जॉर्प्शन ज़ीरो, या डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ज़ीरो, या डेल्टा एच बराबर टी डेल्टा एस। ठीक, तो यही हमारी यहाँ पर बात लिखवाई हुई है कि एज द एड्जॉर्प्शन प्रोसीड, जैसे जैसे एड्जॉर्प्शन प्रोसीड करता है डेल्टा एच बिकम्स लेस एंड लेस निगेटिव, डेल्टा एच इट बिकम्स लेस निगेटिव। ठीक, एंड डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, डेल्टा एच क्या बन जाता है आपके टी डेल्टा एस, डेल्टा जी बिकम्स ज़ीरो एंड इक्विलिब्रियम इज रीच, इक्विलिब्रियम रीच कर जाता है। ठीक, इन इक्विलिब्रियम स्टेट the process of adsorption and desorption proceed at same rate। equilibrium के टाइम पे ये नहीं कि रिएक्शन बंद हो जाए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैक। फॉरवर्ड क्या मतलब, एड्जॉर्प्शन चिपकना, बैकवर्ड मतलब क्या, डिजॉर्प्शन निकलना, वो भी देखेंगे डिजॉर्प्शन किसे कहते हैं। बट दोनों प्रोसेस चल रहे होते हैं बट इक्वल रेट से। एक ये हल्का सा नोट दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में आके मॉलिक्यूल एड्जॉर्ब हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमने थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्या बातें लिखनी है स्टूडेंट को, तो ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन डेल्टा एस इज निगेटिव, ड्यूरिंग एड्जॉर्प्शन डेल्टा एच इज ऑल्सो निगेटिव। तो डेल्टा जी को निगेटिव बनाने के लिए डेल्टा एच वाले हिस्से को ज़्यादा निगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो गया तो उसको ज़्यादा निगेटिव होना पड़ेगा, तब डेल्टा जी निगेटिव होता। ठीक, अब एड्जॉर्प्शन दो टाइप के हो सकते हैं, एक फिजिकल एड्जॉर्प्शन और एक केमिकल एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे, ठीक, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आपके टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। ये मुझको यहाँ पर जगह छोड़ी हुई थी, हेडिंग डालनी थी बट डाल नहीं पाया। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, तो हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। देखिए चिपकना, जो सरफेस पे चिपकना है वो दो तरीके से हो सकता है। चिपकने के लिए कोई ना कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए, तो अगर वो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो फिजिजॉर्प्शन कहलाएगा। अगर कोई केमिकल बॉन्ड बन गया है तो वो केमिजॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक, तो फिजिजॉर्प्शन शॉर्ट फॉर्म है फिजिकल एड्जॉर्प्शन की, इसका एक और नाम भी है वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन। ठीक, केमिजॉर्प्शन शॉर्ट फॉर्म है किसकी, केमिकल एड्जॉर्प्शन की, इसका एक और नाम है एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। एक और नाम क्या है इसका, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। ठीक, आइए समझते हैं। पहले हल्की सी थ्योरी है, थ्योरी में जो काम की बात लिखने वाली होगी बस वही लिखनी है, बाकी यहाँ टेबुलर फॉर्म में सब कुछ आ गया है, तो इस चीज़ को हमको देखना रहेगा। ये देखिए, in some process two types of adsorption may occur simultaneously और may interchange their form at different temperature condition। ये तो चलिए अभी बात की बात है, पहले फिजिजॉर्प्शन, ठीक, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, वैन डर वाल एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन, केमिकल एड्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन। ठीक, ये देखिए पहले फिजिकल एड्जॉर्प्शन देखते हैं किसको बोलते हैं। अगर मॉलिक्यूल सरफेस से आके चिपकें और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में वैन डर वाल फोर्स, बस वीक लॉन्ग रेंज वैन डर वाल फोर्स, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, फिजिजॉर्प्शन। ठीक, फिजिजॉर्प्शन। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड, सच में कोई केमिकल बॉन्ड बन जाए, तब हम उसको क्या बोलते हैं, केमिजॉर्प्शन। लाइक दिस इज फिजिजॉर्प्शन। ठीक, ये एक इनफैक्ट डेफिनेशन भी आ गई कि व्हाट इज फिजिजॉर्प्शन, द एड्जॉर्प्शन इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट आर वैन डर वाल फोर्स
इट इज़ नोन एज फिजिजॉर्प्शन। और केमिजॉर्प्शन क्या है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट आर केमिकल बॉन्ड्स, तो वो क्या कहलाएगा, केमिजॉर्प्शन। तो देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। ठीक, ये डेफिनेशन यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर फिजिकल हो तो फिजिजॉर्प्शन, केमिकल हो तो केमिजॉर्प्शन। अब ये देखिए थोड़ी सी थ्योरी है यहाँ पर, इसको देखते हैं। यहाँ पर कुछ पता नहीं लिखने का आपको कुछ काम कर रहेगा या नहीं, अगर होगा तो बताऊँगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, निकल इज़ यूज्ड एज कैटलिस्ट। ये देखिए ये क्या बता रहे हैं कि जैसे हम ये ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, ये वाला रिएक्शन है हमारा, ये यहाँ हम ये यूज़ करते हैं H2 निकल। ये हाइड्रोजन तो थे ही, ये लोग तो पहले से थे ही। H2 निकल यूज़ किया तो आंसर क्या हो गया, ये लोग तो पहले से थे ही, दो और हाइड्रोजन आ गए, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो उसी को ये समझा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, निकल इज यूज्ड एज कैटलिस्ट। इनिशियली द हाइड्रोजन गैस अंडरगोज फिजिजॉर्प्शन ऑन निकल सरफेस। हाइड्रोजन गैस निकल के सरफेस पर जाके एड्जॉर्ब हो जाती है। ठीक, and at low temperature dissociates to form hydrogen atoms that are bonded to निकल बाय हाइड्राइड फॉर्मेशन। ठीक, फिर HH बॉन्ड टूट जाता है और वो निकल के सरफेस पे बस जाके अटैच हो जाते हैं। सिमिलरली इफ सिलिका जेल एंड एलिमेंटल ब्रोमीन आर प्लेस्ड एट टू एंड्स ऑफ अ सील्ड कंटेनर, ब्रोमीन वेपर्स ट्रैवल टू सिलिका जेल एंड आर केमिजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ सिलिका। तो ये केमिकल आपके था, एड्जॉर्प्शन था, ये केमिकल बॉन्ड बना लें। व्हेन केमिजॉर्ब्ड मोनोलेयर इज कंप्लीट, द सक्सेसिव लेयर ऑफ ब्रोमीन आर एड्जॉर्ब्ड बाय फिजिजॉर्प्शन। एक लेयर तो वो पूरा अंदर केमिकल बॉन्ड बना लिया सिलिका के साथ में, अब उसके बाद की बाकी की जो लेयर आके ऐड हो रही हैं वो बस फिजिजॉर्प्शन कर रही हैं। तो पहली लेयर ने तो क्या बनाया, केमिकल बॉन्ड बनाया, बाकी की लेयर बस फिजिजॉर्प्शन कर रही हैं। ठीक, एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन, जब केमिजॉर्प्शन होता है तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फिजिजॉर्प्शन की। वो सारे पॉइंट अभी डिफरेंसेस में आ गए, सो यू नीड नॉट वरी। आइए हम इधर देखते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं, इनको आपको लिखना भी होगा। फिजिजॉर्प्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बस वैन डर वाल फोर्स होती है। केमिजॉर्प्शन में सच में एक केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक, फिजिजॉर्प्शन में कोई ऐसा सरफेस पे कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता, बट केमिजॉर्प्शन में कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो देयर इज अ सरफेस पे कॉम्प्लेक्स एक बनता है बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट। थोड़ी देर के लिए बनता है बट बनता ज़रूर है। ठीक, फिजिजॉर्प्शन दे आर रिवर्सिबल इन नेचर as gas adsorbed can be removed back by lowering pressure or raising temperature। प्रेशर लो करने से, टेम्परेचर हाई करने से। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। जैसे सपोज करिए हम सॉलिड, हमारा सरफेस है, एड्जॉर्बेंट है, गैस एड्जॉर्बेट है करा रहे हैं, तो ये गैस सॉलिड का एड्जॉर्प्शन हुआ। आपको बताया है कि एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल्टा एच वुड बी निगेटिव। ठीक, अब अगर आप अब LCP प्रिंसिपल लगाइए, ले शैटलिजे प्रिंसिपल लगाइए इक्विलिब्रियम में जो हम पढ़ते हैं, तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर में कैसे बढ़ाऊंगा, नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा। और क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इक्विलिब्रियम के टर्म में सोचिए, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फिर किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में तो टेम्परेचर के बढ़ाने पे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, पीछे की तरफ, बट प्रेशर के बढ़ाने पे फॉरवर्ड। तो फेवर्ड एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। और इसका ऑपोजिट करेंगे, प्रेशर लो कर देंगे तो रिएक्शन फिर किधर जाएगा, बैकवर्ड। टेम्परेचर हाई कर देंगे तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड। तो जो डिजॉर्प्शन, अब ये हमारे लिए नया वर्ड आ रहा है, एड्जॉर्प्शन का उल्टा क्या कहलाता है, डिजॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का अपोजिट शब्द क्या है, डिजॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन होता है हाई प्रेशर पे, लो टेम्परेचर पे। देखिए प्रेशर हाई रखेंगे गैस ज़्यादा चिपकेगी, लो टेम्परेचर रखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अगर हाई टेम्परेचर रखेंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में।
बट अगर लो प्रेशर कर दें तो इधर मॉलिक्यूल्स कम है, तब इधर आएंगे। हाई टेम्परेचर कर दें तो भी वो बॉन्ड्स टूटेंगे जो नए बने हैं और वो इधर जाएंगे वापस से डिजॉल्व होके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, और जो एड्जॉर्ब गैस है उसकी प्राप्ति हो सकती है अगर प्रेशर लो रखें और आपके टेम्परेचर हाई कर दें। तो यानी जो एड्जॉर्ब गैस है वो वापस पाई जा सकती है उसका प्रेशर कम करने पे, टेम्परेचर हाई करने पे। केमिजॉर्प्शन की जहाँ तक बात करें तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर। वो जो हो गया एक बार, क्योंकि वहाँ तो केमिकल बॉन्ड बनने होते हैं एक्चुअल में, तो इट इज़ इरिवर्सिबल इन नेचर बिकॉज इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। तो इस वजह से वो इरिवर्सिबल है। ठीक। Physical adsorption does not show preference for any specific gas। वो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए कोई प्रेफरेंस शो नहीं करता, यानी जो भी गैस एड्जॉर्ब होना चाहे वो एड्जॉर्ब हो सकती है विदाउट एनी डिफिकल्टी। ठीक। इसीलिए तो उसको मतलब वहाँ मेन फैक्टर होता है बस वैन डर वाल फोर्स बिटवीन दी गैसेस। इट इज़ शोन बाय ऑलमोस्ट ऑल गैस। कोई भी गैस के वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो किसी में भी डेवलप हो सकती है, तो कोई भी गैस एड्जॉर्ब हो जाती है। हाँ, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन अलग अलग होगी मगर हो कोई भी जाती है। ठीक। सिंस द प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, इट इज़ हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि हर गैस केमिकली एड्जॉर्ब नहीं करेगी, बस लिमिटेड ही, बहुत स्पेसिफिकली कुछ ही गैस केमिजॉर्प्शन दिखा पाएंगी। Chemisorption takes place only when there is possibility of formation of chemical bond between adsorbent and adsorbate। ठीक, जब तक केमिकल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी नहीं हो तब तक के एड्जॉर्बेंट एड्जॉर्बेट के बीच में तब तक के आप नहीं करा सकते केमिसॉर्प्शन। एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ही नहीं होती है 5 किलो जूल, यानी ना के बराबर फिजिसॉर्प्शन के लिए, ना के बराबर एक्टिवेशन एनर्जी। बट केमिसॉर्प्शन हाई टेम्परेचर पर होता है और वो अचीव करने के लिए हाई काइनेटिक एनर्जी आपको चाहिए होती है। ठीक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि केमिसॉर्प्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे, वेरी इंपॉर्टेंट, केमिसॉर्प्शन हो रहा है हाई टेम्परेचर पे और फिजिसॉर्प्शन हो रहा है लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे फिजिसॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर पे बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेंगे, बट केमिसॉर्प्शन अकर्स एट हाई टेम्परेचर। ठीक। लो टेम्परेचर फिजिसॉर्प्शन, हाई टेम्परेचर केमिसॉर्प्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक। मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक। ये हमने देखा भाई है कि जब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एड्जॉर्प्शन कम होगा। ठीक। बट फिर केमिकल एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो इंक्रीज करेगा। फिर फिजिसॉर्प्शन में जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। केमिसॉर्प्शन में अभी आराम से केमिकल बॉन्ड बनने तो बाद में आपके बनता है, बाद में इक्विलिब्रियम अटेन होता है। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन फिजिसॉर्प्शन है तो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वैल्यू भी याद रखनी है 20 to 40 किलो जूल पर मोल और लो होती है। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज लो, बट केमिसॉर्प्शन में केमिकल बॉन्ड बनना है तो इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन काफ़ी हाई रहती है। मोनोलेयर और मल्टी लेयर का क्या मतलब है कि अगर बस एक ही, ये देखिए मोनोलेयर मल्टी लेयर समझ लीजिए, अगर एक ही बस जो सारे सरफेस साइड्स ऑक्यूपाई हो गए, एक ही मॉलिक्यूल लगे हुए तो वो क्या है, मोनोलेयर। ठीक। अब ये एक लेयर लग गई थी, इसके ऊपर और दूसरी लेयर्स लगने लगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर लगने लगी कि उसने वो तो चिपक गई या अब हम भी चिपकने लगे, इसके ऊपर और लेयर लगने लगे, तो फिर अब ये क्या कहलाएगा, मल्टी लेयर। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन में तो हम सोच भी नहीं सकते कि एक के ऊपर एक, क्योंकि पहले ही बस सरफेस देखिए, एड्जॉर्बेट के बीच में इंटरेक्शन हुआ, बस उन्होंने बना लिया। एड्जॉर्बेट के बीच में थोड़ी होगा। तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज मोनोलेयर यानी एक ही लेयर, फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज जनरली मल्टी लेयर। ठीक। अब ये जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा उस पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देखिए ये कुछ सवाल है हमारे।
ठीक, कि वाई इज एड्जॉर्प्शन accompanied by decrease in both enthalpy as well as entropy of the system. Enthalpy of chemisorption is more than enthalpy of physisorption. Why adsorption is always exothermic? What is the state of delta H? Delta S when bromine gas gets adsorbed on charcoal. ये क्वेश्चन आप करिएगा, काइंड ऑफ इनको होमवर्क समझिए और अपनी कॉपी में लिखिएगा, मुझको सोल्यूशन भी भेजिएगा। नोट्स में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नोट्स बनाएं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, एक्लेमेटाइज करने में टाइम लगेगा, बट प्लीज़ नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए। ठीक, ये इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी के। कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं केमिजॉर्प्शन की। फिजिजॉर्प्शन टेम्परेचर के साथ में जो है वो क्या कहते हैं, डिक्रीज क्यों करता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे, अभी आपको बता दिया, बैकवर्ड में जाएगा। और पाउडर्ड सब्सटेंस जो है वो ज़्यादा अच्छे एड्जॉर्बेंट क्यों होते हैं देन देयर क्रिस्टलाइन फॉर्म। उसका रीज़न क्या होगा कि पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एंड बिकॉज एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, तो इसलिए पाउडर्ड फॉर्म में वो ज़्यादा बेहतर वे में होते हैं। ठीक, यहाँ से एक हमारा ये अगला आर्टिकल है, इसको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक, फिर क्लास कंक्लूड करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, मेन मुद्दे की बातें मैंने लिख दी हैं फिजिजॉर्प्शन के लिए कि टेम्परेचर और प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे फिजिजॉर्प्शन आगे जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे एक्सोथर्मिक के पीछे जाएगा। तो मुद्दे की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ, यहाँ बस कुछ और बताना चाह रहे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, बहुत ध्यान से देखिए आर्टिकल। ठीक, पेशेंस रखना है इस चैप्टर में, पेशेंस रखना है। शुरुआत में उतना कंसेप्चुअल नहीं रहेगा, पेशेंस रखना है। बोर लगने लगता है, बहुत बोर लगने लगता है, वो नहीं होना चाहिए, प्लीज़ वैसा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको तो ये समझना है भाई कि क्वेश्चन आएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा, 100% एक क्वेश्चन रहता है, और जनरली बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी उस क्वेश्चन को नहीं करवाते क्योंकि वो चैप्टर ही नहीं पढ़ा उन्होंने। तो ये नहीं होना चाहिए, कोई भी चैप्टर हमको नहीं छोड़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, सबसे पहले हम वही समझेंगे कि एड्जॉर्प्शन गैसेस का हो रहा है सॉलिड वाले सरफेस पे, उसी को आइए हम समझते हैं, उसी को देखते हैं। ठीक, तो एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड इज़ वेरी कॉमन एंड समटाइम्स रिफर्ड टू एज ऑक्लूजन। देख, लिखने वाली बात ऑक्लूजन क्या होता है, ऑक्लूजन क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का ही दूसरा नाम है। बट गैसेस अगर सॉलिड के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही हों तो वो एक और क्या कहलाता है, ऑक्लूजन, ऑक्लूजन। ठीक, ऑक्लूजन, दैट इज नोन एज ऑक्लूजन। ठीक, उसका एक एग्जाम्पल है, अमोनिया गैस चारकोल के सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रही है। ठीक, amount of gas adsorbed depends on the nature of gas as well as surface area of the adsorbent। ठीक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन ये अभी हम देखते हैं, इन्होंने पूरे पैराग्राफ में वही समराइज करके लिख दिया। पहले ज़रा एक एक करके पकड़ते हैं। सबसे पहला क्या है भाई, टेम्परेचर। सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट। तो एलसीबी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो है वो अब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो अब आप सोचिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस का के इक्विलिब्रियम किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के इक्विलिब्रियम छोटा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एड्जॉर्प्शन शुड इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ये हमने पढ़ लिया है कि भैया तुम फिजिकल एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन अगर आप चाहते हैं तो आपको टेम्परेचर घटाना पड़ेगा, या अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, देखिए एक्स क्या है, कितना एड्जॉर्ब हुआ, तो वो एक्स छोटा होता चला जाएगा टेम्परेचर के बढ़ाने पे। ये भी ग्राफ समझाऊंगा, डोंट वरी। बट अभी टेम्परेचर पढ़ते हैं। टेम्परेचर की सौगात एक बार पता चली कि यार टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो नुकसान होगा, फिजिकल एड्जॉर्प्शन को नुकसान होगा, वो कम होगी गैस एड्जॉर्ब। ठीक, उसको ऐसे भी समझाया है इन्होंने कि व्हेन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज लोअर्ड
then due to smaller thermal energy more number of molecules are held to the surface by residual forces and higher is the adsorption। कि भाई रेजिडुअल फोर्सेस जो पकड़ के रखना चाह रही हैं वो आसानी से पकड़ लेती हैं। ठीक, मतलब आप ये समझ लिए कि मैं हाईवे का चोर हूँ, मैं हाईवे पे चोरी कर रहा हूँ, तो यूजुअली ऐसा ही, मतलब छोटा मोटा चोर, कोई बड़े नहीं, तो अब हल्की फुल्की कोई साइकिल से जा रहा है या इवन मोटरसाइकिल से धीमे धीमे चलाता हुआ जा रहा है तो उसे पकड़ के मैं उसको मारपीट करके छीना झपटी कर लूँगा। कोई 200 की स्पीड में जा रहा है तो उसे तो नहीं रोकूंगा हाथ दे के कि हाँ भैया रुकना ज़रा, उसे तो नहीं, वो तो नहीं रुक रहा। तो इसीलिए टेम्परेचर कम होगा, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, सरफेस पे मैं उसे अटैच कर लूँगा। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ इन्होंने एड्जॉर्प्शन आइजोबार, प्रेशर कांस्टेंट है ये, व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज एम, ये देखिए एक्स क्या है और एम क्या है, ये ग्राफ भी बनाना है, एनसीईआरटी में बनाया है। एक्स क्या है, गैस एडजॉर्ब, मास ऑफ गैस एडजॉर्ब, एंड व्हाट इज एम, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, कि एडजॉर्बेंट के लिए कितनी गैस एडजॉर्ब हुई है। तो देख रहे हैं आपके टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो आपके कम होगी क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला पीछे डायरेक्शन में जाएगा। बट ये डायग्राम किसका है, फिजिजॉर्प्शन का। ये डायग्राम किसका है, फिजिजॉर्प्शन का। केमिजॉर्प्शन की अगर आप बात करेंगे तो डायग्राम उसका ऑपोजिट है। ये देखिए वहाँ टेम्परेचर के बढ़ाने पे एडजॉर्प्शन बढ़ता है, लाइक दिस डायग्राम इज फॉर केमिजॉर्प्शन। टेम्परेचर के बढ़ाने पे बढ़ता है, क्यों, क्योंकि जब आप अभी केमिकल काइनेटिक्स ख़त्म करके आ रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो वो बैरियर है, एक्टिवेशन एनर्जी वाला बैरियर e⁻A/RT, वो ज़्यादा मॉलिक्यूल क्रॉस कर पाएंगे तो ज़्यादा चिपकेंगे तो एक्स बड़ा हो जाएगा। तो एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, एक लेवल तक बढ़ता है। बाद में जब जितना बढ़ना था बढ़ गया, बहुत हो गया, उसके बाद में मोनोलेयर फॉर्म होनी है। उसके बाद में तो उसने कहा भैया केमिजॉर्प्शन हो गया, अब क्या होगा, अब फिजिजॉर्प्शन होगा। तो वो तो फिजिजॉर्प्शन वाली कैरेक्टरिस्टिक है, वो घटता है, फिजिजॉर्प्शन घटता है। तो यानी मैं ये कह सकता हूँ किलर लाइन। अभी कल ही कोई मुझसे सवाल पूछ रहा था, ये हायर क्लास का बच्चा, कि एट वेरी हाई टेम्परेचर, हाँ ये बात हमको लिखनी है, केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सुनहरे अक्षरों में केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये अभी देखिए यहाँ पर भी बताया हुआ है, इसको एनालाइज करेंगे। बट किलर लाइन क्या है, कि एट वेरी हाई टेम्परेचर chemisorption follows the same pattern as physisorption। बहुत हाई टेम्परेचर पे chemisorption भी घटने लगता है टेम्परेचर के बढ़ाने पे, और physisorption तो घट ही रहा था टेम्परेचर के बढ़ाने पे। तो आइए ज़रा हम इसको यहाँ पर देखते हैं। ठीक, पहले पढ़ लेते हैं। The change in rate of adsorption with temperature is different for physisorption and chemisorption। ठीक, it has been found that increase in temperature tends to cause decrease in magnitude of adsorption at constant pressure in case of physisorption। physisorption के केस में कम होता है adsorption। ठीक, क्योंकि in chemisorption it requires some activation energy, magnitude of adsorption increases initially and then decreases with increase। इनिशियली इंक्रीज क्यों हुआ, इनिशियली तो केमिजॉर्प्शन हुआ, बाद में इक्विलिब्रियम रीच कर गया या जितना होना था हो गया, तो फिर वो घटने लगता है। तो ये ग्राफ दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला वाला ग्राफ, ये ए वाला ग्राफ किसके लिए है, फिजिजॉर्प्शन के लिए। बाद वाला ग्राफ किसके लिए है, केमिजॉर्प्शन के लिए। मैं कन्वीनियंस के लिए या आपके ग्राफ को सफाई से दिखा भी दे रहा हूँ, सिंबल्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। मैं ग्राफ को जो ओरिजिनल था दिखा भी दे रहा हूँ। Very important for us to understand. The first graph is for physisorption, the second graph is for chemisorption। ये तो हो गया, देखिए आपका इम्पैक्ट किसका इम्पैक्ट, टेम्परेचर का।
अगर हम प्रेशर के इम्पैक्ट के बारे में बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इम्पैक्ट रहेगा, तो देखिए प्रेशर हमने देखा हुआ है कि प्रेशर तो आप अगर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो है वो यहीं से भी, अभी हम एलसीपी से भी देख के आ रहे थे, इक्विलिब्रियम से भी देख कर आ रहे थे कि प्रेशर के बढ़ाने पे, देखिए प्रेशर के बढ़ाने का मतलब क्या, कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन, तो एक्स बाई एम बढ़ेगा, और वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है, वो दिख भी रहा है। ये देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन एड्जॉर्प्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, बस प्रेशर बढ़ा रहे, तो प्रेशर एम तो कांस्टेंट है, कि मास ऑफ एड्जॉर्बेंट तो कांस्टेंट है। ये देखिए एक्स बड़ा होता चला जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड प्रेशर का इम्पैक्ट। ठीक, कि द वेरिएशन ऑफ एड्जॉर्प्शन विद प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक, वो ग्राफिकली डिपिक्ट किया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एट लो प्रेशर वैल्यूज। दिस इज एन एग्रीमेंट विद एलसीपी। प्रेशर के बढ़ाने पे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन एक्स बाई एम, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ एड्जॉर्बेट कितना चिपका, एम क्या है जिस पे चिपका, वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे हैं तो इसीलिए वो ऐसा हो रहा है। ठीक, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, ठीक, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। अब ये जो हमारे बाकी के फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, सरफेस एरिया, इनसे रिलेटेड चीज़ें वैसे तो है हमारे पास में, पूरा आर्टिकल तैयार है, ठीक, बट इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट, सरफेस एरिया, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कंडेंस वे में चीज़ दी जा रही है तो बहुत ज़्यादा नहीं दें कि ओवर हीटिंग नहीं हो जाए। तो अभी इसके नोट्स बनाइएगा, नोट्स इसके यहाँ तक के बनाने की कोशिश करिएगा। इनफैक्ट विल स्टार्ट विद दिस आर्टिकल, अगले लेक्चर में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन इसको दोबारा से लेंगे। पहले दूसरे पॉइंट क्योंकि समझा दिए अच्छे से तो कम समझाऊंगा, और ये थोड़ा यहाँ से ही हम दोबारा से कंटिन्यू करके एक्टिवेशन और ये कुछ फिर एनसीईआरटी के होमवर्क और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये नया चैप्टर शुरुआत हुआ है, साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। लॉकडाउन है मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई नहीं करें, पढ़ाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब देखिए होगा क्या एक्चुअली में, जब चीज़ें जब ख़त्म होंगी तो एकदम वैसे सारी चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज होने लग जाएंगी काफ़ी तेज़ी से। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है कि बाद में रिग्रेट करेंगे, है यार तब पढ़ लिया होता तो बड़ा अच्छा रहता, वो 2-2.5 महीने में घर पे था तो उस टाइम पढ़ाई हो नहीं पाई, वो नहीं होना चाहिए। तो पॉजिटिव रहिए, पढ़ाई करते रहिए, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो ये नया चैप्टर शुरू हुआ है, नोट्स यहाँ पर जैसे जैसे हैं, हार्ड कॉपी इसकी, सॉफ्ट कॉपी में जो मेरे पास में दूसरी प्लेन फाइल है मैं वो आपको भेज दे रहा हूँ इमीडिएटली। नोट्स बनाइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो, डिफ़िकल्टी हो रही हो तो डू लेट मी नो, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ में पढ़ाई कीजिए। थोड़ा थोड़ा सी ही एफर्ट डालिए, किस दिन मूड नहीं कर रहा बहुत ज़्यादा पढ़ने का तो पुश योर सेल्फ, मूड स्विंग्स अवॉइड कीजिए कि आज नहीं है तो आज मैं 3 बजे रात तक जग के पढ़ लूँगा, ठीक, पूरी अपनी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब कर लूँगा, और अगले दिन नहीं हो रहा तो अगले 2 दिन किताब को हाथ नहीं लगा रहा। बैलेंस 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 मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो विद दिस नोट ये हमारा पहला लेक्चर था, हम इसको ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।